से दूर, खबरों से भरपूर। और सौरभ भाई, जो आपने जस्टिस की बात की, जो आपने ट्रूथ की बात कही, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कथन है। आप फरमाते हैं हदीस की जो प्रथम टॉप दो किताबें हैं, बुखारी और मुस्लिम, दोनों में इस बात का उल्लेख है। रिवायत है कि लवन्ना फातिमत इब्नत मुहम्मदिन सरकत लकाता तो यदहा। इस्लाम का जो जस्टिस का जो निजाम है, उसको आप इमेजिन करिएगा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पवित्र और सबसे महबूब और सबसे चहेती जो पुत्री हैं, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बारे में तमाम मुसलमानों का एक मत है कि वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। प्रॉफिट फरमाते हैं कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती और चोरी के आरोप में वो आरोपित होती और उसके बाद जो है उसका आरोप सिद्ध हो जाता, तो मैं उसका भी हाथ काट देता, कोई लाग लपेट नहीं है। और इस्लाम उसी को कुरान कह रहा है कि ए दिलु हुआ कर वो लित्तक़वा, अगर तुम मानवता को और ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो जस्टिस कायम करो, क्योंकि जस्टिस ही मानवता के सिद्धांतों के सबसे ज्यादा निकट है। और इसी को शायर ने कहा है कि फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, अदल यानी जस्टिस का दस्तूर है कि हाथ काटा जाएगा। जस्टिस को पुलिस ऑफिसर से बेहतर कौन समझ सकता है इस समाज को अनार्की से बचाने और समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। सबसे बड़ा अगर किसी का रोल होता है तो एक पुलिस ऑफिसर का रोल होता है। और हमारे बीच सीनियर पुलिस ऑफिसर जो खुद पुलिस ऑफिसर हैं, आपके हस्बैंड, आपके पतिदेव भी पुलिस ऑफिसर हैं, हम दोनों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी जिंदगी में खुशियां आए, ये शादाब रहें, आबाद रहें, इनका चमन हमेशा महकता रहे। मैं मैडम से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि आप आए और जिस तरह से सौरभ भाई ने हमें अपने अनमोल वचनों से नवाजा है, आपसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी हमें एक ऐसा मार्गदर्शन दिखाएंगी, एक ऐसा रास्ता और एक ऐसा पथ बताएंगे, इस पर चल करके हम एक अच्छे इंसान बन सकें और किस तरह से हम अपने कार्यशैली को, कार्यप्रणाली को और बेहतर बना सकते हैं। उसमें आपका जो मार्गदर्शन होगा, जो आपके अनमोल वचन होंगे, वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होंगे। मैडम असलम खान, आप तशरीफ लाएं। मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है भाईजान ने। थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताऊंगी आपको कि मैं कौन से बैकग्राउंड से आती हूँ। वो इसलिए बताऊंगी कि जिस तरह से मैं जॉब करती हूँ तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि आप कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको अपने पारिवारिक लाइफ जो आपकी पेरेंट्स ने आपको शिक्षा दी है, उसको आप कैसे तालमेल बना के रखते हैं। मेरे वालिद साहब 15 या 14 साल की उम्र में घर से भाग के आर्मी में भर्ती हो गए थे। दादाजी खेतीबाड़ी करवाते थे, वो बोले मुझे खेती नहीं करनी है और मुझे कुछ बनना है, तो भागे भर्ती हो गए। शादी हो चुकी थी, मम्मी को छोड़ गए पीछे, बोले जब नौकरी लग जाएगी तब आके ले जाऊंगा। भर्ती हो गए, घुड़सवारी सीखी, बहुत अच्छे राइडर थे, राइडर हैं, अभी भी हैं मेरे वालिद साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। 61 कैवलरी में थे। वहाँ पे जब वो गए, सेटल हुए, फिर एक मेरी बड़ी बहन हुई, फिर मैं, मेरे 2 भाई हैं, तो हम 4 भाई बहन हैं। मेरे वालिद साहब ने एक चीज़ सीखी आर्मी में कि पढ़ाई की अहमियत क्या होती है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बच्चों को, अपने परिवार को और कुछ दूँ ना दूँ, मैं तालीम ज़रूर दूँगा। और वो तालीम उन्होंने हमें सबको दी। मैंने अपनी ज़िंदगी में, पापा की ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि एक टाइम पे इतनी गरीबी थी हमारे पास। जब मुझे याद है 6ठी क्लास में थी, तो मेरा जन्मदिन था, मुझे आज भी वो दिन भूलता नहीं है। मैंने कहा पापा मेरा बर्थडे है, क्लास में चॉकलेट वगैरह देने का वो होता था रिवाज, बच्चे देते थे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अगले साल तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मनाई। पैदल स्कूल जाती थी, पैदल सब सामने स्कूल था, पैदल से आती थी, कोई ज़्यादा फीस नहीं थी। ईमानदारी की बात बताऊँ तो लगता था मुझे कि मैं 9वीं तक पढ़ूंगी, 9वीं के बाद मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे यहाँ पे उस टाइम पे 13, 14, 15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। 9वीं पास हो गई, 10वीं में लगा पास नहीं होगी, 10वीं भी पास हो गई। 11th में आके मैं थोड़ा फिर पढ़ाई के लिए सीरियस हुई, फिर अच्छा किया, टॉप किया, स्कूल में टॉप किया, फिर पापा ने हॉस्टल में कराया, वहाँ अच्छा किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया। तो पापा को उम्मीद बंधी कि मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी है, मेरा भाई भी पढ़ाई में अच्छा था। तो उन्होंने सारे समाज से लड़के, मतलब हमारे यहाँ कोई लड़का भी ग्रेजुएट नहीं था, कोई 12वीं तक जाके टिक गया, बस हो गया, कोई ग्रेजुएट लड़का भी नहीं था। मम्मी ने कहा इतना पढ़ोगे इसके लिए लड़का कौन मिलेगा, शादी कहाँ करोगे।
तो पापा बोले नहीं, मुझे इसको पढ़ाना है। जो मैं चाहता हूँ कि उनका वो क्योंकि खुद डिफेंस से थे तो वो यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए उनका बहुत चाव है, तो उन्होंने पढ़ाया पूरी आज़ादी में। मैं मेरे भाई से ज़्यादा, मेरे भाई मुझसे 2 साल छोटा है, मेरे भाई से ज़्यादा मुझे पैसे देते थे। मेरे भाई को स्कूटर देते थे, बाइक देते थे, मुझे कार देते थे। मुझे कार खुद चलानी सिखाई और आधा घंटे में सिखाई। भाई को बोले कार चलाना सिखाओ, उसने 2-3 दिन मुझे ऐसे ऐसे घुमाया और उसने सोचा ये कार इसको मिल जाएगी तो मैं क्या लूँगा। बोला ये नहीं सीखेगी। बोला मैं सिखाता हूँ। 5 पत्थर लेके खड़े हुए छोटे छोटे से, बोले तुम वहाँ से कार लेके आओ, ये 4 गियर हैं इसके, मैं जहाँ पत्थर गिराऊंगा वहाँ पे ब्रेक लग जाना चाहिए, पत्थर के ऊपर टायर नहीं चढ़ना चाहिए। बस वो एक गली में चलाया, सीख गई। बोले चलो मार्केट चलो, घूम के आए। वापस अब जब चढ़ाने लगे गाड़ी रैंप पे तो एक साइड से भिड़ गई थोड़ी सी। वो पहली बार भिड़ी थी, पहली और आखिरी बार। फिर हथौड़ा वथौड़ा लेके खुद ही उन्होंने ठीक कर दी अपनी। तो पापा ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मम्मी ने बहुत साथ दिया, घर वालों का बहुत साथ रहा, मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया। फिर जब मैंने कहा मैं दिल्ली आके पढ़ना चाहती हूँ तो मेरे पापा और भाई ने, मम्मी ने आई मुझे दिल्ली छोड़ने। मुझे यहाँ पे पूरा फ्लैट किराए पे लेके दिया। उस टाइम पे भी हमारी कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए उन्होंने किया। मेरा भाई उस टाइम पे यूएसए गया था MBA करने, उसके लिए ज़मीन बेची, लोन लिया, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी। उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत था। तो एक लड़कियाँ सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं, तो मेरे को भी लगा कि पापा मम्मी ने इतना कुछ किया तो मुझे तो करना ही है। अब मैं अगर नाकाम होके जाऊंगी तो फिर मैं उनको क्या मुँह दिखाऊंगी और वो समाज को क्या मुँह दिखाएंगे। समाज तो ताने मारेगा। समाज का काम क्या है? समाज तो जो लोग नेगेटिविटी लेना चाहते हैं वो लेके ताने तो मारेंगे। तो मेरा फ्लैट था 4थे फ्लोर पे, राजेंद्र नगर में रहती थी मैं किराए से। 8,000 किराया था मेरा। तो मुझे याद है कि मैं जब पढ़ती थी तो टिफ़िन आता था मेरा खाने का। मैंने इसलिए खाना कम कर दिया कि नींद आएगी। दोपहर में 1 रोटी खाती थी, शाम को 1 रोटी खाती थी, रात में दूध पीती थी 1 गिलास। पढ़ाई करती थी, पूरी रात पढ़ती थी, सुबह नहा के क्लास में जाती थी और क्लास से वापस आके 2 घंटा सोती थी, फिर शाम को पढ़ती थी, फिर 1 घंटा सोती थी, फिर पूरी रात पढ़ती थी। एग्ज़ाम जब होते थे तो मेरी मम्मी और मेरा भाई आ जाते थे कि एग्ज़ाम सेंटर वगैरह दूर पड़ता था। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। जो सामान मंगवाना होता था दुकान वाले को फ़ोन कर देते थे, लड़का ऊपर दे जाता था। मेरी कार बाहर खड़ी होती थी, दिल्ली में पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं उनको बोलती थी कि आप आ रहे हो तो मैंने महीने भर से कार नहीं चेक की, पता नहीं चोरी हो गई क्या, देख लीजिएगा, आते हुए चेक करके आइएगा। मेहनत बहुत करी है और ऊपर वाले ने मेहनत का फल भी दिया, ये नौकरी मिली। अब ये नौकरी के साथ जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। जैसे कि सौरभ ने कहा पुलिस वाले झूठ बोलते हैं। पुलिस वाले ना बीच में फंसे रहते हैं। मेरे साथ क्या है, मेरे पापा मुझे कहते हैं कि आर्मी अच्छी होती है पुलिस से। सौरभ से बात होती है तो कहते हैं कि मीडिया अच्छी होती है पुलिस से। हम तो बीच में फंस गए। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस अपने जॉब के मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरा काम करने का तरीका एज अ पुलिस ऑफिसर अलग है, इसलिए मुझे देखा भी दूसरी तरीके से जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, किसी की सुनती नहीं है, जो मैं सुनती भी नहीं हूँ। मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि ब्लैक एंड वाइट ही आपको दिखती है दुनिया, ग्रे नहीं है। मेरी लाइफ में ग्रे नहीं है। मैं या तो आदमी अच्छा है या बुरा है। जो कभी अच्छा कभी बुरा है वो मेरे लिए नहीं होता। और मैं ऐसी ही हूँ, मैं बचपन से ऐसी हूँ, तो मैं अपने आप को चेंज कर भी नहीं सकती। जब मैंने दिल्ली में अपना काम शुरू किया, नौकरी शुरू की, तो दिल्ली में चीटिंग के केसेस भी इस तरह के भी आते हैं, झूठे भी आते हैं, गरीबों के केस आते हैं। मुझे तो काम का इतना कीड़ा है कि मैं 2 दिन घर नहीं जाती थी। सुनवाई पूरी करी, हाथों हाथ FIR बनती है तो करवाई। अब पुलिस के पास क्या होता है कि 2 पार्टी आती है। अब जर्नलिस्ट तो है, फील्ड में जाएंगे, 10 लोगों से बात करेंगे, अपना एनालिसिस करके दे देंगे। हम एनालिसिस नहीं कर सकते ना ऐसे। हमारे पास 2 पार्टी आएंगी, ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास फैक्ट्स है सामने। एक पार्टी ने ये कहा, दूसरी पार्टी ने ये कहा। हाँ, हमें उसको जज करना है फैक्ट्स के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे। तो हम दोनों पार्टी को तो खुश नहीं कर सकते। हम एक पार्टी को खुश कर सकते हैं जिसके साथ न्याय करेंगे। जो अभी अहमद भाई कह रहे थे कि जस्टिस जो होता है, जस्टिस दिलाने का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्टिस से ही सारी हमारी बुनियाद खड़ी होती है। लेकिन जस्टिस दिलाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल इतना कि अगर आप जस्टिस दिलाने पे ही रहो कि हमें हाँ करवाना है, तो आपको फिर लड़ने के लिए पूरा तैयार रहना पड़ेगा अपने आप से भी, कि मैं जो कर रही हूँ क्या ये मेरे को आगे जाके नुकसान करेगा। मुझे पता है करेगा, लेकिन मैं करती हूँ।
क्योंकि मेरे को जो नुकसान करेगा वो क्या करेगा कि मेरे को थोड़ी सी टेंशन होगी, एंग्जाइटी होगी, हो सकता है मेरी हेल्थ ख़राब हो, जो कि हुआ भी मेरे साथ। लेकिन मेरे को इस बात का बहुत फ़ख्र है कि ऊपर वाले की दुआ से आज तक की 13 साल की नौकरी में मैंने किसी एक आदमी के साथ अन्याय नहीं किया। मेरे पास गरीब लोग अगर आए, मान लीजिए मैं जब एक जगह पोस्टेड थी तो बिहार के या यूपी के थे 3 लोग, बोले हमने तीनों ने पार्टनरशिप में फ्लैट खरीदा, बना भी दिया, बंद पड़ा था, हम लोग तो यूपी रहते हैं, सोचा था बाद में आके यहाँ पे बेच देंगे इसको, किसी ने कब्जा कर लिया। तो मेरा काम करने का तरीका बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। तो किसी के साथ अन्याय नहीं किया, ये मुझे इस चीज़ का बहुत सुकून है। हाँ, जब आप ये सोच लेते हो कि मेरे को लालच नहीं है किसी चीज़ का, मुझे ना पोस्टिंग का लालच है ना पैसे का लालच है, तो सिस्टम से आप बाहर होके भी मैंने नाम कमाया है, मेरा नाम है, मुझे उसी से सुकून मिलता है। मेरे हस्बैंड हैं, वो भी पुलिस में हैं, उनको पहले शुरू में लगता था कि ये जिस तरीके से काम करती है तो हम दोनों ही पुलिस में हैं तो कहीं दोनों को नुकसान ना हो, लेकिन अब वो भी इस चीज़ को मानने लगे, नहीं बात तो ठीक है कि आजकल जो सिस्टम चल रहा है, अब जो हुआ है पिछले कुछ सालों से, नौकरी अपने दम पे करनी चाहिए, अपने टर्म्स पे करनी चाहिए। आप जी हुजूरी करके नौकरी नहीं कर, मैं तो नहीं कर सकती। मैं अभी यही डिस्कस कर रही थी, मैंने इनसे पीर साहब से कहा, मैंने कहा मैं अपने दम पे करना चाहूँ तो वही मेरे से होता है, मेरे से जी हुजूरी नहीं होती और होगी भी नहीं कभी। तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि हमारे साथ ये उनका बना रहे, ऊपर वाला के लिए हम लोगों के साथ न्याय करते रहें, खुद करते रहें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करवाते रहें, क्योंकि लोग भी जानते हैं, जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, सारे लोग बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो हमारे कहने से कुछ लोगों की मदद भी कर देते हैं। एक आदमी की भी आप मदद कर दो तो क्या कोई वो नहीं है। एक हमारे यहाँ वाक़या हुआ था, आपने सुना होगा, तो दिल्ली में एक जहांगीरपुरी करके एरिया है, वहाँ बांग्लादेशी साइड के और इधर के वेस्ट बंगाल के ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ क्राइम बहुत है। 3 लड़के थे 14, 15, 16 की एज के, इन्होंने रात में एक जम्मू से ट्रक वाला आ रहा था, उस ट्रक वाले को सरदार था कोई, वो रात पहली बार दिल्ली आया था और वो रात में रुका, 2 बजे की बात है, रास्ता पूछने के लिए। वो लड़के हाईवे पे आते थे रात में और चाकू दिखा के लूटपाट करते थे। वो सरदार के पास एक लड़का बाइक पे बैठा रहा, 2 गए उसको लूटने, उसके पास 50-60 हज़ार रुपये थे जो कि उसने अपने ऐसे साइड में जेब में डाले हुए थे। वो जब नीचे से उतर के वापस आया था, 2 लड़कों ने उसे पकड़ लिया, उनकी मारपीट हुई। सरदार अच्छा खासा तगड़ा आदमी था, उसने उन दोनों को पटक दिया नीचे। तीसरे ने सोचा कि अब ये पुलिस आ जाएगी, कॉल हो जाएगी, तीसरा आया, उसके पास चाकू था, उसने उसके चाकू मारे तो एक जांग में उसके ऐसी जगह चाकू लगा कि उसकी मेन नस कट गई, ओवर ब्लीडिंग से सरदार की डेथ हो गई। कॉल आई रात में, हम लोग, मैं पहुंची वहाँ 3, साढ़े 3 के आसपास, जनवरी की बात है, बहुत सर्दी का टाइम था। देखा तो सरदार के हाथ में ना 50 हज़ार रुपये ऐसे बंधे हुए थे और खून लगा हुआ था उसमें, वो उसने पैसे छोड़े नहीं। तो क्राइम तो हम बहुत देखते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं पोस्टमार्टम करते रहते हैं, उनको कहते हैं ना कि सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। ऊपर वाले की दुआ से मेरी सेंसेशन है अभी मेरे अंदर, मेरा ज़मीर ज़िंदा है। तो मैंने जब उस सरदार को देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, कुछ मेरा भी सिक्स सेंस एक होता है ना कि आप जब ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करते हो तो आपका सिक्स सेंस काम करता है। मुझे लगा कि मुझे इसके परिवार का पता करना चाहिए, जम्मू का रहने वाला है, हम यहाँ डेड बॉडी तो कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। मैंने कहीं से पता करवा के, क्योंकि उसका हेल्पर भी नहीं था, वो अकेला था, ट्रक से नंबर निकलवा के, जम्मू से मेरे बैचमेट से बात करके, इधर उधर से उसका घर का पता करवाया। उसके बाद मैंने उसकी बेटी से बात की, उसके 3 बच्चे थे, एक 9th में पढ़ती थी, एक 6th में और एक बेटा था जो 1st में था। मैंने कहा, मैंने से जब 1 महीना बाद बात की, मैंने कहा तुम्हारे घर का खर्चा कितना होता है? तो बोली अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं वैसे कितना होता है? बोली हमारी पढ़ाई का 3,000। तो मैंने कहा और बाकी घर का खर्चा, राशन पानी? बोली अभी तो घर वाले रिश्तेदार वगैरह हेल्प कर रहे हैं। मैंने अपना एक अलग खाता बनवाया, उसमें 1.5-2 लाख रुपए डलवाए जो मेरी तनख्वाह के सेविंग में से तो शिफ्ट किए, और उस लड़की को मैं उसका अकाउंट नंबर लेके 5,000 रुपये महीने के देने लगी, जो मैं आज भी देती हूँ। और मुझे यही चीज़ है जो मुझे सुकून देती है। डंडे चलाते हैं तो पुलिस वाले डंडे तो चलाते ही रहते हैं,
नंगे चला के क्या सुकून मिलेगा। लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आज सुबह जब आपसे बात हो रही थी, अपने आप आंखों से आंसू निकलने लगे। ऊपर वाले की रहमत है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।